केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर ने सन के अराउंड प्लैनेट्स को मूव करते हुए ऑब्जर्व किया। उस जमाने में किया था जब टेलीस्कोप भी नहीं हुआ करते थे, बिना टेलीस्कोप के किया था उन्होंने। बांस बांस में आर पार छेद करके, बांस से तो उन्होंने देखा कि केपलर से पहले गैलीलियो ने ये बात बता दी थी कि हम फिक्स नहीं है, हम घूम रहे हैं, बाकी यूनिवर्स फिक्स है। गैलीलियो के टाइम से पहले ये माना जाता था कि अर्थ रुकी हुई है और सन मून स्टार ये सब चल रहे हैं। सुबह को निकलता है सूरज पर, पूरब से और शाम में जाता है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम घूम रहे हैं, इसलिए वो रिलेटिव मोशन दिखाई दे रहा। गैलीलियो की गर्दन कटने की नौबत आ गई थी, सब बिठा दिया था कि तुम हमारे देवी देवताओं को झुठला रहे हो, सूर्यदेव को कह रहे हो कि सूर्यदेव नहीं चलता, और देश की गर्दन। लेकिन वो बच गए थे, उन्होंने अपने बातों से कन्विंस कर लिया। तो गैलीलियो ने कहा कि सूर्य के चारों तरफ हम रिवॉल्व कर रहे हैं। केपलर ने और थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया और डीप ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि सन के चारों तरफ हम जो रिवॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, बल्कि एक ऐसा है इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और इलिप्टिकल के इलिप्स के दो फोकस होते हैं, मैथमेटिक्स में शायद आपने पढ़ा हो। सन की जो पोजीशन है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि इन दोनों में से किसी एक फोकस पर है। दो फोकस होते हैं इलिप्स के, एक यहाँ, दूसरा मैथमेटिक्स की बात है। तो सन की पोजीशन किसी एक फोकस पर होती है, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। दूसरी बात उन्होंने ऑब्जर्व करी कि इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी प्लैनेट इक्वल एरिया स्वीप कर लेता है। प्लैनेट की ये पोजीशन उन्होंने ऑब्जर्व करी, उन्होंने डायग्राम बना करके मिला दिया इस पोजीशन को सन की पोजीशन से। फिर सेम टाइम इंटरवल के लिए फिर से ऑब्जर्व किया यहाँ, तो उन्होंने देखा ये दोनों एरिया बराबर है, या कहीं भी ले लिया उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व किया ये, तो उन्होंने देखा कि ये वाले ऑब्जर्वेशन, ये एरिया इक्वल है, बशर्ते कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम दिया गया प्लैनेट के लिए। तो सेकंड कंक्लूजन उनका क्या निकलता, एरियल वेलोसिटी। उन्होंने कहा एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तीसरी उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की क्यूब है। रेडियस में ना तो गोली लंबी वाली ना गोली छोटी वाली, बल्कि उनका मीन रेडियस एरिया दोनों का। स्क्वायर ऑफ टाइम कौन सा है, एक बार घूमने का टाइम, एक रेवोल्यूशन का टाइम। स्क्वायर ऑफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये सिंपल से ऑब्जर्वेशन थे। और जब न्यूटन के सिर पे सेब गिरा तो सेब से उनको शक्ति मिली, और शक्ति से उन्होंने केपलर के सेब के गिरने को केपलर लॉ से उन्होंने रिलेट कर लिया, लॉ कैसे रिलेट कर लिया था। और फिर उन्होंने अपना एक नया नियम निकाला। पहले तो न्यूटन ने सबसे पहले ये कहा कि जो पाथ ऑफ द प्लैनेट है, पाथ ऑफ प्लैनेट वो सर्कुलर है। मतलब केपलर को नहीं निकलाया उन्होंने गैलीलियो को उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट सन के बहुत पास है, एक तो प्लैनेट जो सन के बहुत पास है वो प्लैनेट छोड़ दो, और जो सन से बहुत दूर है वो छोड़ दो। सन के जो पास है वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, और जो सन से बहुत दूर है प्लूटो नेपच्यून वगैरह वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन जो बीच का है, जैसे अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, ये सब किस प्लैनेट को घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर। जब सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं तो उनके लिए एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, कहां से मिलती है, सेंटीमीटर फोर्स है ये। सेंटीमीटर फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, और ओमेगा को रखा हुआ है 2 पाई बाय t होल स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट इनटू रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, और ये बना 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब केपलर ने यूज करा कि वो केपलर ने क्या कहा कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रेडियस क्यूब के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो
एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उन्होंने क्यों लगा दिया, बन गया ये आर क्यूब, और टी स्क्वायर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी तो फोर्स कितनी बनी, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ प्लेनेट रेडियस, और अपॉन में टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया कितने से, के आर क्यूब से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एफ इज इक्वल टू बन गया आपका 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस, आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। और साथ में न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स समझते हो आप क्या होती है, म्यूचुअल फोर्स क्या होती है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं इधर, और ये रुका हुआ है अपनी जगह, तो फिर दूसरी तरफ भी तो इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी, तो एक तरफ मैं उधर खींच रहा हूँ, एक तरफ उधर खींच रहा हूँ, ये दोनों म्यूचुअल फोर्स हो गए, दोनों म्यूचुअल फोर्स है ये। मतलब म्यूचुअल फोर्स कैसी है कि अगर सन प्लैनेट को खींच रहा है अपनी तरफ, प्लैनेट को खींच रहा है अपनी तरफ, तो प्लैनेट भी सन को खींच रहा है अपनी तरफ। और साथ में उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ द प्लैनेट तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है तो मास ऑफ द सन भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ये जो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के लिखा है, इस कांस्टेंट के अंदर कहीं पर मास आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स फोर्स उन्होंने कौन सी फाइंड करी है, ये फोर्स फाइंड करी है उन्होंने सन और प्लैनेट के बीच की फोर्स। कौन सी फोर्स फाइंड करी है, सन और प्लैनेट के बीच की फोर्स फाइंड करी है, तो फिर कहीं ना कहीं मास ऑफ द सन होना चाहिए। तो अब इन्होंने इस क्या काम किया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ सन के। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं मास ऑफ सन छुपा हुआ है जो हमें दिख लेगा। तो फिर क्या हुआ, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू कितना हो गया, जी इंटू मास ऑफ सन। उन्होंने कहा कि ये एक नया कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने दिया, या दूसरे लोगों ने, दूसरे साइंटिस्ट ने उनके नाम पर, उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम रख दिया क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी की खोज की उन्होंने। तो अब कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि फोर्स जो है प्लैनेट पर लगने वाली फोर्स है कितनी, जी इंटू मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर स्क्वायर, और इसे फिर कहा गया न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन, न्यूटन्स इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने तो ये तक बता के बात छोड़ दी थी, सबने मान भी ली उसकी बात, लेकिन जब बाद में और दूसरे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया इस फार्मूले को, इस फॉर्मूले को, तो पता ही लगा कि ये जो फार्मूला है ये पूरे यूनिवर्स की कहीं भी दो मटेरियल पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, केवल सन और प्लैनेट्स के लिए ही वैलिड नहीं, बल्कि ये सबके लिए वैलिड है। एक हाथी एक चूहा है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मास ऑफ हाथी इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ चूहा। तो अब क्योंकि ये एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया, तब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम बदलकर रख दिया गया क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला आपका बन गया क्या, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, क्या कहा गया कि अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन इन 1 ईयर, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 ईयर। प्लूटो रिवॉल्व राउंड द सन इन 145 ईयर्स। रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, तो फिर रेडियस ऑफ प्लूटो कितनी है, करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या, बाय केपलर्स लॉ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब टाइम पीरियड ऑफ प्लूटो अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इक्वल्स रेडियस ऑफ प्लूटो अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ टू द पावर 3, और यहां स्क्वायर। टाइम पीरियड ऑफ प्लूटो कितना है, 145 ईयर्स, और ये कितना है, 1 ईयर, स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लूटो आपको फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कितना गिवन है, कैपिटल आर टू द पावर 3। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, रेडियस ऑफ प्लूटो टू द पावर 3 इज इक्वल टू 145 स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 3। तो
कितना बन जाएगा ये? रेडियस ऑफ प्लूटो इक्वल्स 145 इंटू 145 कितना निकलेगा? ये तो स्क्वायर है ना। आपके पास बनी रेडियस ऑफ प्लूटो का क्यूब इज इक्वल टू 145 का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर टू द पावर 3। ठीक, तो रेडियस ऑफ प्लूटो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 145 टू द पावर 2/3 इंटू कैपिटल आर। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 145 टू द पावर, अगर ये हो जाए तो फैक्टर वैक्टर बन के अगर ये हो जाए तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये तो इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, करो यहाँ से।